राजनीति मौसम के चारों सीजन चलने वाले डे नाइट मैच हैं। इसमें जो बड़े सपने देखता है और दिखाता है वही खिलाड़ी माना जाता है। नीतीश कुमार के इस यू टर्न को लेकर एक थ्योरी ये भी है कि वो वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उन्होंने बीजेपी का साथ इसलिए छोड़ा है ताकि वो विपक्ष में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा सकें और वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद की रेस में वो आ सके। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि देश को प्रधानमंत्री पद का एक और दावेदार मिल गया है, लेकिन ये रेस आसान नहीं है। आपको ऐसे 4 बड़े नेताओं का बायोडाटा दिखाते हैं जो पीएम पद के दावेदारों की रेस में है। इनमें पहले दावेदार राहुल गांधी हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पैन इंडिया पार्टी है और लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसद हैं। 2 राज्यों में खुद की और 2 में मिलीजुली उनकी सरकार है। दूसरी दावेदारी ममता बनर्जी की है, जो पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है और बंगाल में जीत से ममता का कद भी बढ़ा है और वो बार बार मोदी से टक्कर लेकर इस कद को और बड़ा कर रही हैं। तीसरे दावेदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली और पंजाब अब 2 प्रदेशों में उनकी सरकार है और गुजरात और हिमाचल में भी उन्हें कांग्रेस से बेहतर माना जा रहा है। इन तीनों के मुकाबले नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक सीमित हैं। 2 बार बीजेपी का साथ जरूर उन्होंने छोड़ा है, लेकिन पिछले 26 साल की राजनीति में से 22 साल बीजेपी के साथ ही वो मिलकर चले। इसलिए जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इस रेस में आएंगे तो उन्हें लेकर विश्वसनीयता का संकट होगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये अंदेशा उनके साथ साथ भी चलेगा कि कहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अचानक किसी सुबह अपनी विचारधारा बदल ली तो क्या होगा। यही नीतीश कुमार के भविष्य का बड़ा संकट है। यहां हम एक और विचार आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आज बिहार इस राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से खबरों में छाया हुआ है। न्यूज चैनलों में नीतीश कुमार के फैसले को लेकर बहस हो रही है और सोशल मीडिया पर भी बिहार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सोचिए कितना अच्छा होता अगर देश में बिहार की चर्चा इस राजनीतिक घटनाक्रम के लिए नहीं बल्कि लोगों की समस्या को लेकर होती। सोचिए कितना अच्छा होता अगर बिहार अपनी जरूरी मुद्दों के लिए देश भर में ट्रेंड कर रहा होता। आज बिहार को देश में किन बातों के लिए जाना जाता है? खस्ता हाल सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल शिक्षा प्रणाली और अपराध। ये सब चीजें आज बिहार की पहचान बन गई है। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि इन मुद्दों पर बिहार सुधार वाला यू टर्न कब लेगा। इसे हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं और आज जब देश भर का मीडिया आपको ये बताकर लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार विधानसभा में किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, उस समय हम आपको बिहार से जुड़े ऐसे आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो इस राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और इन आंकड़ों से आप ये भी समझेंगे कि इस समय बिहार को नए गठबंधन के नहीं बल्कि मूलभूत बदलावों की जरूरत है। भारत में साक्षरता दर 77.77% है, यानी हर 100 में से लगभग 78 लोग लिख पढ़ सकते हैं, लेकिन बिहार में यह सिर्फ 69.8% है। वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के स्कूलों में 24 छात्रों पर 1 शिक्षक है, जबकि बिहार के स्कूलों में औसतन 38 छात्रों पर 1 शिक्षक है। कुछ वर्ष पहले आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार में 18 से 23 साल के सिर्फ 15% छात्र ही उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जबकि देश में यह आंकड़ा औसतन 25% है। वर्ष 2014 से 15 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सरकार एक बच्चे के शिक्षा पर सालाना 5,000 रुपए खर्च करती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 40,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी जो बिहार हर साल सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर देश को देता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद बिहार की शिक्षा व्यवस्था की यह सूरत नहीं बदलती। लेकिन नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन करके सरकारें बदल लेते हैं। सदियों पहले बिहार में विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की पहचान हुआ करती थी। अगर आज ये उस रूप में होती
तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आ सकती थी। लेकिन सरकारों की अनदेखी ने ऐसा होने नहीं दिया। और बात सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नहीं है, बिहार में बेरोजगारी और पलायन भी एक बड़ी समस्या है। आज भी बिहार के मूल निवासी अपना घर-बार छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में रोजगार के अवसर भी कम हैं और बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बहुत पीछे है। वर्ष 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपए थी, जबकि बिहार में ये सिर्फ 34,314 रुपए है। यानी ये भारत की प्रति व्यक्ति आय का सिर्फ 36% है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर भारत का औसतन एक नागरिक सालाना 100 रुपए कमाता है, तो बिहार का एक व्यक्ति सालाना सिर्फ 36 रुपए ही कमा पाता है। कुछ और आंकड़े हैं जो आपको जरूर जानने और समझने चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति की ये बदली तस्वीर इन आंकड़ों के साथ आपको जोड़ेगी और आप समझेंगे कि सवाल और जरूरी चीजें क्या है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। देश में 31% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन बिहार की सिर्फ 12% आबादी शहरों में रहती है। यानी बिहार के 88% लोग आज भी गांवों में रहते हैं और 76% आबादी खेती करके गुजारा करती है। इसके अलावा आज बिहार के अस्पतालों में जाने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट मिलने के में महीनों लग जाते हैं और बिहार के ज्यादातर लोगों की इतनी कमाई नहीं है कि वो प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाने का खर्च उठा सके। बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी पर 1,19,000 डॉक्टर हैं और ये जानकारी खुद बिहार सरकार द्वारा पिछले साल विधानसभा में दी गई थी। हालांकि तब इस पर विवाद भी हुआ था और सरकार पर गलत आंकड़े देने के भी आरोप लगे थे। इसके अलावा देश के जिला अस्पतालों में औसतन 4100 लोगों पर एक बेड की व्यवस्था है, जबकि बिहार में जिला अस्पतालों में लगभग 17,000 लोगों पर एक बेड है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि बिहार के जिला अस्पतालों में 17,000 लोगों पर सिर्फ एक ही बेड उपलब्ध है और इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति कहीं बेहतर है। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में 7700 लोगों पर एक बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा देश में जहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्च 1,112 रुपए है, तो बिहार में यह आंकड़ा 491 रुपए पर है। कभी बिहार हैंडलूम का हब हुआ करता था और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, जहां 10,000 से ज्यादा हैंडलूम और पावर लूम चलते थे, लेकिन इनमें से 90% से ज्यादा अब बंद हो गए। बेगूसराय में खाद कारखाना हुआ करता था, लेकिन अब ये कारखाना भी बंद पड़ा है। रोहतास का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता था, लेकिन ये भी अब बंद पड़ा है। इसके अलावा मुंगेर में 39 में से सिर्फ 9 बंदूक की फैक्ट्री बची है। सीमांचल के इलाके में जूट मिल हुआ करती थी, लेकिन ये भी वर्षों पहले बंद हो चुकी है। और गोपालगंज, सिवान और छपरा जैसे इलाकों में ज्यादातर चीनी मिलें भी बंद हो चुकी है। बिहार की 60% आबादी युवा है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ये पता भी नहीं होता कि नौकरी कहाँ और कैसे मिलेगी भी या नहीं। इसलिए वो बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरफ भागता है। और बड़ी बात यह है कि आज बिहार पर 2,46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कर्ज आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका जैसे देशों के कुल कर्ज के आधे से कुछ कम है। लेकिन इसके बावजूद बिहार इन समस्याओं की वजह से आज देश में ट्रेंड नहीं कर रहा है।